क्या कोई डाउनसाइड भी है क्या कीटो डाइट? जब कोई कीटोजेनिक डाइट पे जाता है तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है गट माइक्रोबायोम से, बिकॉज जीरो और डाइट वाला जो कंसेप्ट है, इसमें क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो हाई बीपी भी है। जब अपन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू जब अपन कार्डियो करते हैं। जब हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा जल्दी फुल फील नहीं करती। इससे पहले अपन ने जो 3 वीडियोस थी उसमें बेसिकली डिस्कस ये किया था कि अपन जो भी कंज्यूम करते हैं, अपन जो भी खाते हैं, उसका अपनी बॉडी पे एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होता है। जिसमें अपन ये बोला था कि जब अपन कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी इंसुलिन बनाती है, उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनता है, वो फिर इंसुलिन बना के उसको मसल्स तक पहुंचाता है। और जब अपन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से अपनी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्लोली अपनी बॉडी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेती है, जो कि लॉन्ग टर्म में अपने को बहुत सारी हेल्थ रिस्क देता है, लाइक डायबिटीज टाइप 2, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में डिस्कस करी थी। उसके बाद अपन ने ये बताया था कि बेसिकली इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, विच इज कीटो डाइट, जिसके अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर देते हैं और अपन ट्राई करते हैं कि अपनी बॉडी को ज्यादा फैट्स दें, जिससे एक सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी आता है जो कि बेसिकली फैट्स ही है। बट जब अपन ब्रेन पे आते हैं तो ब्रेन को एनर्जी देने के लिए फैट्स को एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसको बोलते हैं कीटोसिस, जिससे कीटोन्स बनते हैं जो कि अपने लिवर में होते हैं, और वो अपने ब्रेन तक जाता है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। ये हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसके एक तरीके से पूरा कंक्लूजन है। राइट। सो कीटो डाइट्स के फायदे जो हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे, बट इस वीडियो की शुरुआत में करना चाहूंगा कीटो डाइट की एग्जैक्टली क्या वल्नरेबिलिटी, क्या कोई डाउनसाइड भी है क्या कीटो डाइट? तो इसके अंदर रिसर्च करने में मुझे ये चीज पता चली है कि एक इसका जो डाउनसाइड, जो सिंगल बिगेस्ट जो डाउनसाइड है, जो कि आई मीन ये इट्स पर्सपेक्टिव का खेल, क्योंकि मुझे ये एग्जैक्टली एक डाउनसाइड नहीं लगता। इट इज मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि हमारी बॉडी को हम ग्लूकोज, फैट्स जो भी दे रहे हैं वो उसको हाथों हाथ उसको पचाने में लग जाता है। एंड पचाने का मेन पॉइंट क्या है कि अपने बॉडी को जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसको अपनी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना, ताकि अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स उसको यूज कर सके। ये तो मतलब एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने में कीटो डाइट का थोड़ा बहुत हाथ होता है, इस तरह से कि अगर अपनी बॉडी को अपन बहुत टाइम तक ग्लूकोज नहीं दे रहे, विच इज द बेसिस ऑफ कीटो डाइट, तो अपनी बॉडी बेसिकली, अगर अपनी बॉडी को फिर अपन एक्सीडेंटली या एकदम से फिर अगर ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपनी बॉडी उसको इतनी जल्दी एब्जॉर्ब करने में केपेबल नहीं रहती। विच मीन्स कि अगर कोई नॉर्मल आदमी है, वो अगर उसको ग्लूकोज दिया जा रहा है तो वो 60 मिनट के अंदर अगर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो एक कीटोजेनिक डाइट पे जो कोई बंदा है काफी टाइम से, उसको ऑब्जॉर्व करने में 90 to 120 मिनट्स लगेंगे, और कुछ केसेस में थोड़ा बहुत ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो या दिस इज वन ऑफ द डाउन साइड विच इज अगेन वेरी डिबेटेबल, वेरी आर्ग्यूएबल कि भाई ये एग्जैक्टली डाउन साइड है भी कि नहीं। सो या इसके सिवाय अब कई सारे लोग ये डिबेट भी करते हैं, ये बोलते भी हैं कि जब अपन कीटो डाइट पे जाते हैं तो बेसिकली अपन कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? वो सब कुछ जो भी ग्राउंड से उगता है, प्लांट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब इस चीज़ में कई लोग ये बोलते हैं कि बेसिकली अपनी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोब बोल लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल लो, जो कि अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि बहुत नेसेसरी होते हैं फॉर डाइजेशन, उनको बोलते हैं गट माइक्रोबायोम्स। तो कई लोग ये बोलते हैं कि जब कोई कीटोजेनिक डाइट पे जाता है तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है गट माइक्रोबायोम से, बिकॉज उनको फंक्शनिंग के लिए बेसिकली प्लांट्स की जरूरत पड़ती है या फिर फाइबर्स की जरूरत पड़ती है, जो वो कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। इसलिए अपन ने कई बार सुना होगा कि यू शुड हैव इनफ फाइबर्स, यू शुड कंज्यूम फाइबर्स डेली, इतना लेना चाहिए आपको। उसका रीजन यही है कि गट माइक्रोबायोम्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए फाइबर की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली कीटो डाइट में अगर अपन कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे गट माइक्रोबायोम को फर्क पड़ रहा है। या बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो लोग कीटो डाइट में होते हैं वो भी इन सम सॉर्ट उसका ध्यान रख सकते हैं और रखते भी हैं। सो दे टेक सैलेड,
या फिर वो किसी तरीके के प्लांट्स कंज्यूम कर ही लेते हैं। हाँ, इनफैक्ट कीटो डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि आप अपने भाई आप कितना फैट्स खा लोगे, कितने प्रोटीन्स खा लोगे, अपने पेट को पूरा भरने के लिए आपको सैलेड्स लेने ही पड़ेंगे। हाँ वो तो है ही। तो इसलिए कीटो डाइट वाले लोग भी कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से उनको इतना फाइबर मिल जाता है कि गट माइक्रोबायोम जो है वो फंक्शन कर सकें एडिक्वेटली। सो आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग थिंग कि गट माइक्रोबायोम्स को हिंड्रेंस होती है वर्क करने में। तो और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गट माइक्रोबायोम क्या एक्चुअली बॉडी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। हाँ, बट दिस इज समथिंग विच हैजंट बीन प्रूवन येट। हाँ एग्जैक्टली इस पे ये दोनों ही चीजें अभी तक प्रूव नहीं हुई है कि गट माइक्रोबायोम अच्छा है या बुरा है, इसके कम होने पे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा होने पे क्या फर्क पड़ता है। इट्स जस्ट दैट कई लोग ये बोलते हैं कि एक नॉर्मल आदमी के बॉडी में अगर 5 बिलियन हेल्दी बैक्टीरियाज हैं तो एक अफ्रीकन आदमी के बॉडी में वो 6.5 बिलियन है या 7 बिलियन है। बट उस अफ्रीकन आदमी की बॉडी के अलावा उसका एनवायरनमेंट भी तो बहुत ज्यादा अलग है। एनवायरमेंट से ही फर्क पड़ता है बहुत। भाई इनफैक्ट अगर कोई मैं यहाँ पे जो सांस ले रहा हूँ, जो यहाँ पे पानी पी रहा हूँ, अगर मैं यहीं से मुंबई चला जाऊँ और वहां जाके वहां का पानी और हवा लूंगा तो उससे भी मेरे गट माइक्रोबायोम पे फर्क पड़ेगा। यस डेफिनेटली। लाइक मैं रिसेंटली बेंगलुरु से जयपुर ट्रेवल किया था, तो उससे मेरी बॉडी हर चीज़ को कैसे प्रोसेस कर रही थी वो थोड़ी यूज टू हो चुकी थी फॉर दैट एनवायरमेंट, बिकॉज इट्स अ प्लेटू एंड जयपुर इज ऑन द ग्राउंड लेवल। तो उसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट सबकी बॉडी अलग होती है, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था कि इफ़ वी कंपेयर एन इंडियन और हिस्पैनिक पर्सन और एशियन पर्सन, उसकी बॉडी को टू एन अमेरिकन पर्सन, तो उनके अंदर बॉडी में फैट सेल्स बहुत ज्यादा है बिकॉज वो उसके एनवायरमेंट के यूज टू हो चुकी है, बट अपने में फैट सेल्स कम है। तो यस इट कैन अफेक्ट डेफिनेटली। अब इसके आगे अपन जाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिर अपन जूस पीते हैं, जो भी पैकेज जूस और पैकेज कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो उसके अंदर अपन तो ऐसे पीते हैं कि टाइम पास के लिए पी लिया, बट उससे बेसिकली अपनी बॉडी में इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि बॉडी को एक साथ बहुत ज्यादा शुगर मिलता है। एंड शुगर इज कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसको अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। इट्स द ओजी कार्बोहाइड्रेट। या तो जिस चीज को अपन अवॉइड करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, अगर अपन उसको एक बार भी पी लेते हैं डेली, तो भी उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अपनी बॉडी को एक साथ इतनी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। सो बट इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। आई थिंक यू हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट। ये जीरो जो जीरो और डाइट वाला जो कंसेप्ट है, इसमें क्या मतलब क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ये अब ये तो बोलते ही लोग कि जैसे कोक आती है जीरो या डाइट कोक आती है, तो वो बेटर है नॉर्मल से, डेफिनेटली वो बेटर है। बट उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे उसके अंदर जो स्वीटनर्स जो डालते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है। और अपन जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को देखते हैं तो अपन कंसिडर करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को नेचुरल स्वीटनर से बेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉडी कंज्यूम ही नहीं करती है, वो निकल जाता है। उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो डाइट इज बेटर देन जीरो, बिकॉज उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहते हैं डाइट में, उसको बॉडी इजीली ब्रेक डाउन कर लेती है, और जीरो के अंदर जो स्वीटनर्स होते हैं उनको बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। राइट। और जो जीरो के अंदर जो स्वीटनेस होते हैं वो अपने दिमाग के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि अपने दिमाग में ब्लड भी फ्लो कर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स भी हैं, बहुत जो कि अपने बॉडी के बेसिकली काम आते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये सब। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट फ्लूइड्स इट इज, बट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनल फ्लूइड्स जिसके बीच में न्यूरॉन्स होते हैं ऑल दैट। सो इनको बांटने वाला कि ये ब्लड जाके उसमें मिल ना जाए, एक मेम्ब्रेन होती है, उसी को ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। और जीरो के अंदर जो शुगर होता है वो अक्सर ऐसा टाइप का शुगर होता है जो कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए। बस उसका एक ड्रॉबैक है। इसलिए डाइट जो है, डाइट सोडा इज बेटर देन जीरो सोडा। डाइट सोडा इज द बेस्ट। अगर अपन देखा जाए, अगर अपने को अगर पीना ही है तो अगर वैसे फिश चाहिए, कार्बन का हिट चाहिए, तो हाँ, इफ यू वांट यू कैन टेक डाइट। डाइट दैट इज इज वे बेटर देन एनीथिंग एल्स। हाँ। और इसी में स्वीटनर्स की अगर अपन बात करें तो देर इज अ वेरी नीश टॉपिक इन दिस विच इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो अपनी बॉडी के लिए बेटर कैसे? बेसिकली जो शुगर अपन एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर खा रहे हैं, जैसे कि स्टीविया हो गया, मैनिटोल हो गया, आर्टिथनॉल हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये अपनी बॉडी में इनर्ट होते हैं। अपनी बॉडी इसको एज अ शुगर एब्जॉर्ब नहीं करती, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं करती जिससे कि इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये अपनी बॉडी में जाते हैं, इनर्ट होते हैं, एंड दे गेट आउट ऑफ आवर बॉडी। सो मीठे का मीठा हो जाता है, बट वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती, अपने इंसुलिन की प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसमें भी कैटेगरीज है। इसके अंदर जैसे जो ये एरिथनॉल है या मैनिटॉल है,
ये इतने अच्छे नहीं अपनी बॉडी के अंदर, बिकॉज इनका नाम के एंड में OL है, ऑल। ऑल बेसिकली अल्कोहल्स होते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये सारे। तो उसमें एक प्रॉब्लम बस ये होती है कि वैसे अगेन लेस ड्रॉबैक, बट ये वाटर को पुल करता है अपने बॉडी के अंदर, कि अपनी बॉडी के अंदर पानी का रिटेंशन जो है उसको ये बढ़ा देता है। तो इन दैट वे ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो स्टीविया वगैरह जो है वो बेटर है rather देन मैग्नेटॉल। या और सिंस वाटर का रिटेंशन बढ़ता है तो उसकी वजह से अपना बॉडी के अंदर ब्लड बढ़ता है, बिकॉज अपनी बॉडी 70% वाटर है। और वो वाटर कैसे है, बिकॉज अपनी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसके अंदर ही वाटर होता है। तो जब वो बढ़ता है तो उसकी वजह से अपने को अपनी हार्ट को तेज बीट करना पड़ता है, तो अपना बीपी थोड़ा बढ़ जाता है उससे। तो उसकी वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है बीपी में। अब अपन इसी पे आएंगे तो इसमें एक और पॉइंट आता है कि कई लोगों को बोला जाता है आपको बीपी अगर हाई है आपका तो आपको सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, आपको नमक कम खाना चाहिए, आपको लेस सॉल्टी फूड खाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा सॉल्ट लेने से वही प्रॉब्लम होती है जो आपने अभी ओल वाली बताई थी। तो बेसिकली अपनी बॉडी ज्यादा वाटर रिटेन करती है जब आप सॉल्ट लेती है, सिंस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और अपनी बॉडी चाहती है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही हो, एक लेवल तक ही हो। तो उसकी वजह से अपनी बॉडी ज्यादा वाटर सिक्रेट करती है, तो उसकी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए। हाँ, अपनी बॉडी एक्चुअली एक सर्टेन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन तक के सॉल्ट को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। हाँ तो वो अगर अपन ने ज्यादा ले लिया तो वो और अपनी बॉडी के पानी को एक्चुअली मिला के सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम करती है। या इसीलिए अपन सी वाटर नहीं पी सकते, ये जो समुद्र का खारा पानी इसीलिए नहीं पी सकते, उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है। तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ता है, बट उसका इतना मेजर इफेक्ट नहीं होता जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। तो अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करोगे, वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू आप सॉल्ट को अवॉइड करोगे। इनफैक्ट आप सॉल्ट को अगर कम लोगे तो अपनी बॉडी में ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज सॉल्ट की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा ट्रिगर होगी। राइट, बिकॉज बेसिकली अगर अपन सॉल्ट कम ले रहे हैं तो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते। या सो उसकी वजह से बॉडी और ज्यादा सिक्रीट करती है, सो हेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बड़ा ट्रिकी सा चीज है यार। एक्चुअली आई ऑफन थिंक कि अपन यहाँ से करके बच जाएं, वो बच जाएं, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। अपनी बॉडी को कीटोसिस की स्टेट में ले जाना एक्चुअली बहुत ज्यादा रेलेवेंट है टू लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। या बट अगर वो नहीं भी कर सकते तो भी कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम रखें अपन, तो उससे भी काफी हेल्प होती है। और सॉल्ट को एक एक लेवल तक लें, उससे ज्यादा ना लें, उससे कम ना लें, तो काफी सिंपल रहती है चीजें। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अपन ने ये चीज तो देखी है कि अपनी बॉडी की मसल्स पे, फैट्स पे कितना फर्क पड़ता है। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो हाई बीपी भी है। हाँ वो तो है ही। वो इनडायरेक्टली करता है बट वो फिर भी करता है। और वो लॉन्ग टर्म में करता है, तो अपने को उसको कंट्रोल करने में या अपन कंट्रोल कर सकते हैं, एक्चुअली अभी कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। और दूसरी चीज कि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो उसको उससे वापस पीछे आना टू अ नॉर्मल बीपी लेवल्स, टू अ हेल्थियर लाइफ एंड हेल्थ लॉन्जिटिविटी, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसको अवॉइड करने के लिए अपने को मेजर्स लेने चाहिए ज्यादा। राइट, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अपनी ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। Yeah. और अगर आप कम स्पेस दे रहे हो फ्लो करने के लिए तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा, विच इज ब्लड प्रेशर एट दैट Yes, पॉइंट। yes. तो दैट इज अ गुड थिंग। और तो चलो ये तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह तो आ गए। अब अपन क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, या फिर अपनी बॉडी की मसल्स को, अपनी बॉडी को इतना तैयार कर सकते हैं कि अपन लॉन्ग लाइफ जी सकें या फिर वर्क अच्छे तरीके से कर सकें अपनी बॉडी हर चीज में। तो उसके लिए आती है फिजिकल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली फिजिकल एक्सरसाइज एज एवरीबडी से इज ऑलवेज गुड। वी शुड ऑलवेज वर्क आउट। रनिंग करते हैं अपन, स्विमिंग करते हैं, मतलब जो भी कार्डियो करते हैं, तो ये सब कुछ नो डाउट जरूरी है। बट जब अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अपनी मसल्स जो हैं, जब अपन कार्डियो करते हैं तो सारी एक्टिव नहीं होती एज कम्पेयर टू अगर अपन मसल ट्रेनिंग या फिर हार्ड वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वो अपनी इंडिविजुअल मसल्स एक्टिव होती है सारी। अब इससे बेसिकली क्या होता है, सपोज अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है खूब सारे, ठीक है, और मैंने जाके वेट्स उठाए, मसल मसल वर्कआउट किया मेरे बाइसेप्स में, तो यूजुअली बॉडी को इंसुलिन लाना पड़ता है। वो इंसुलिन कैरी करता है ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट्स को मसल्स तक। जब अपन वर्कआउट कर रहे होते हैं तो बेसिकली मसल्स के डोज बंद होते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को या ग्लूकोज को अंदर नहीं आने देते। बट जब अपन वर्कआउट करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वो एक्चुअली उसको नीड पड़ती है, तो वो अपने आप से गेट खोलता है ग्लूकोज के लिए। विदाउट इंसुलिन भी ग्लूकोज की एंट्री होती है, तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली जो कंडीशन है वो वहां तक अपनी मसल नहीं पहुंचती। तो इसकी वजह से आई थिंक जब अपन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू जब अपन कार्डियो करते हैं।
हाँ, कार्डियो के केस में अपनी सारी मसल्स एंगेज होती है, Yeah. बट कोई भी एक पर्टिकुलर मसल बहुत एक्सट्रीमली एंगेज नहीं हेवीली होती। एंगेज नहीं होती, हाँ। तो उसकी वजह से उतनी इफेक्ट नहीं पड़ती जितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पड़ती है। राइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक स्पेसिफिक मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज अगर हो रही है तो वो उसके जो वो अगेन जो जैसा तुम कहा कि वो उस शुगर को डायरेक्ट एंट्री ले लेती है इवन विदाउट इंसुलिन, Yeah. सो और दैट इज ट्रू। उसके सिवा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जो अपन मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बट ऐसा कई लोग बोलते हैं कि आफ्टर 60 और 70 अपनी बॉडी मसल्स और बोन्स बनाना बंद कर देती है इतना ज़्यादा। तो अगर अपन अपनी बॉडी को रेगुलरली ट्रेन रखते हैं, रेगुलरली अपनी मसल्स को एक्टिव रखते हैं, तो मस्कुलर बॉडी जो होती है वो ज़्यादा लंबी चलती है एज कम्पेयर टू जो सिर्फ कार्डियो करते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड फॉर लॉन्जिविटी। राइट, ये बड़ा ही आई गेस ट्रिकी भी है और इंटरेस्टिंग भी है ये चीज समझना कि आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो बोथ आर वेरी ग्रेट, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट खाने के एंगल से अगर देखा जाए तो अपनी बॉडी में एक बेसिकली एक हार्मोन होता है GLP-1, और GLP-1 का खासियत ये होती है कि वो जब सिक्रीट होता है अपनी बॉडी में, अपने ब्लड में सिक्रीट होता है, तो अपने ब्लड से अपने दिमाग को ये इंडिकेशन मिलता है कि भाई अपना खाना पूरा हो गया, नाउ देयर इज नो नीड टू ईट एनीमोर। अच्छा, इस पे भी रिसर्च बहुत शानदार हुई है कि अगर एक ओबीज आदमी और एक नॉर्मल आदमी को फैट्स खिलाया जा रहा है, प्योर फैट खिलाया जा रहा है, तो एट दैट पॉइंट उसके उन दोनों के जो GLP-1 के जो लेवल है वो बराबर बढ़ते हैं। ऑन दी अदर एंड अगर दोनों को कार्बोहाइड्रेट्स खिलाए जा रहे हैं तो एक लीन आदमी की बॉडी में GLP-1 का लेवल बढ़ता चला जाता है, जबकि एक ओबीज आदमी के बॉडी में GLP-1 इतना नहीं बढ़ता। इसलिए जब हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा जल्दी फुल फील नहीं करती, अनलेस वो जो वो बोलते हैं ना गले तक खाना आ गया अनलेस इतना जब कि भाई आपको उल्टी टाइप में होने या लगे तब तक आप फिजिकल full feel नहीं इंडिकेशन करते। से पहले मेंटल इंडिकेशन होते हैं जो कि तब वर्क नहीं करते जब अपन ऑलरेडी अपनी बॉडी को हैबिट है इतना ज्यादा खाने की, तो अपने मेंटल इंडिकेशन कहीं ना कहीं शैलो हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो छुप जाते हैं। उसकी वजह से भी काफी फिजिकल प्रॉब्लम। हेल्थ भी अफेक्ट होती है। राइट, well, I think this is a good point to conclude and tell our viewers कि आपको अगर लंबा जीना है तो आपको क्या करना चाहिए इन अ मेटाबॉलिक रेस्पेक्ट। या मेटाबॉलिज्म के एंगल से देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्जेविटी कि भाई आप मेडिटेशन करो, अच्छा पानी पियो, अच्छी थॉट्स रखो, स्ट्रेस कम करो, बट मेटाबॉलिक स्टेट के अकॉर्डिंग अगर अपन जाएं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वन नीड्स टू डू। सो तो मतलब अपन ने जो शुरुआत से यही चीज बोली कि कार्बोहाइड्रेट्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो दिस इज ऑब्वियस, कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ मिलते हैं अपने को? वैसे तो जनरली अपन जब खाना खा रहे होते हैं, रोटी, चावल या मैदा का कुछ, तो ये सारी चीजें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वी कैन ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स और अपन ज्यादा सब्जी खाएं, रोटी थोड़ी कम खाएं, सब्जी ज्यादा खाएं, या फिर होल फूड ज्यादा खाएं। अब होल फूड ज्यादा खाने का मतलब ये है कि जो अपन जो पैकेज फूड आता है, चिप्स आते हैं, वो सब चीजें आती हैं, वो सब चीजों को ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। पढ़ के देखो आपको समझ आएगा, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सो वी शुड ट्राई टू हैव मोर होल फूड्स, और ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिसमें कम से कम कार्ब हो। राइट, होल फूड्स एंड वेजीज पे हमको बहुत ज्यादा फोकस Yes. करने की जरूरत है। सेकंड थिंग इज अपने खाने के अंदर हमको प्रोटीन्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि प्रोटीन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट विच बिल्ड्स आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर लगी है या हम हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के थ्रू स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस ही यही है कि वो मसल्स ब्रेक डाउन हो रही है और प्रोटीन की मदद से उन मसल्स को और स्ट्रॉन्गर मसल्स और लार्जर मसल्स के जो सेल्स हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं। Yeah. So we always, body always needs to be, we can always be stronger, we can always be better, Yeah, and we can always focus more on proteins. yes. स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, बिकॉज बहुत कम खाना होता है जिसमें प्रोटीन्स अपने को मिलता है अनफॉर्चुनेटली। अब अगर नॉनवेज है अपन, तो नॉनवेज में तो अपन बहुत सारी चीजें ऐसे खा सकते हैं जिसमें एडिक्वेट प्रोटीन होता है, बट जब प्रोटीन की बात आती है नॉनवेज के अंदर या वेज के अंदर भी, तो उसके साथ फैट्स भी एसोसिएट होते हैं कि प्रोटीन जब कंज्यूम कर रहे हो तो फैट्स होंगे, बट इसको ऑपोजिट भी ट्रू है। जब आप कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हो जिसमें फैट्स है, तो उसके साथ प्रोटीन्स भी आते ही हैं, एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ कंज्यूमिंग फैट्स। We can replace carbohydrates with fats, or we can reduce carbohydrates, but we should not be as scared of fats as the world wants us to be, because सब लोग यही बोलते हैं फैट्स अवॉइड करना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, घी इज गुड फॉर हेल्थ।
हाँ, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जो लोग वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि उनके देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लैचुलेंस, इन अदर वर्ड्स वो बहुत ज्यादा गैस पास करते या हैं, एंड उनकी बॉडी में गेन्स जो है वो भी इतना ज्यादा नहीं होता है कुछ लोगों के मुकाबले। तो इसमें डिफरेंस क्या आता है, आप वे प्रोटीन के साथ अगर फैट्स भी कंज्यूम करोगे तो नेचर के अंदर फैट्स और प्रोटीन हमेशा एक साथ ही मिलते हैं। ऐसा नहीं मिलेगा कि ये खाने की चीज के अंदर सिर्फ प्रोटीन से फैट्स नहीं। तो ये वे प्रोटीन खाने वालों के लिए ये चीज सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उस प्रोटीन के साथ किसी भी तरह का फैट भी कंज्यूम करे, ताकि आपकी बॉडी को नेचुरल स्टेट में ऐसा खाना मिले जिसको वो पचा सके और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सके। या सो दाल, पनीर, जैसे पनीर में बोलते हैं 50% फैट होता है और 27% प्रोटीन होता है। वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ हैविंग पनीर, बट पनीर टिक्का या फिर पनीर की सब्जी वो नहीं, वी कैन हैव प्लेन पनीर, सॉल्टेड पनीर, हाँ, सिका हुआ पनीर। दैट इज ग्रेट फॉर आवर हेल्थ, हाँ, दैट कैन बी ग्रेट फॉर अस। दैट्स गुड फैट। हाँ, तो ये जो तीन जो पॉइंट्स हैं कि कार्ब्स को कंट्रोल करना और प्रायोरिटाइज करना प्रोटीन्स को और फैट से ना डरना, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फैट्स, आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप ये तीनों कर रहे हो तो इसके बाद चौथा पॉइंट जो है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, इट इज फास्टिंग। अपनी बॉडी को फास्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फास्टिंग की स्टेट में ना सिर्फ हम अपने बॉडी के फैट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि हमारी बॉडी एक तरह के डिटॉक्स की स्टेट में आ जाती है। इस डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हमारी बॉडी के फैट मसल्स, हमारी लीन मसल्स के एक्स्ट्रा वेट को, एक्स्ट्रा जो साइज है उसको कंज्यूम करने लग जाते हैं फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो अब एज अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, फास्टिंग के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे दिस इज आई थिंक साइंटिफिकली प्रूवन कि अपने जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसके अंदर कैंसरस सेल्स डेवलप होते रहते हैं, जो कि सिंस अपन कार्ब्स देते रहते हैं बॉडी को, वो बढ़ते रहते हैं। तो जब अपन फास्टिंग करते हैं तो वो कैंसरस सेल्स डाई डाउन करके निकल जाते हैं। तो दैट वे फास्टिंग इज ऑल्सो गुड, बट फास्टिंग को भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको भी सही तरीके से करना चाहिए। कि आप जैसे कई सारे शेड्यूल्स होते हैं कि 8-16 एंड 6-18 आई थिंक, उसके अंदर सिर्फ 6 आवर्स आप खाते हो और बाकी 18 आवर्स फास्टिंग करते हो, तो दैट कुड ऑल्सो बी डन। राइट, फास्टिंग के भी एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें 8 आवर्स खाओ, 16, एंड देन देयर इज कि भाई आप दिन में एक ही मील लो, दैट इज अनदर काइंड ऑफ फास्टिंग। एंड देन देयर आर इवन सम 3 डे क्लेंसेस जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। आई वुडंट सजेस्ट समवन टू जस्ट डू इट राइट अवे। व्हेन योर बॉडी इज यूज्ड टू इट, देन आप 3 डे क्लेंस करो, जिसमें आप 3 दिन तक सिर्फ पानी, नींबू पानी ही लेते हो, And fasting is very difficult actually. So we should start small. एंड मूव अहेड। Yeah, and move on. धीरे धीरे बनाना चाहिए. And eat your veggies, as Spider-Man said. Yeah, everyone, thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe. Hi guys, I'm Rohit. Please check out the last 3 parts if you want to know more about this topic. And thank you for watching. Never give up. Bye bye. Bye.